जितिन प्रसाद और मुकुल रॉय के पाला बदलने के बाद से राजनीति में विचारधारा की खूब चर्चा हो रही है। शशि थरूर ने जितिन प्रसाद के बहाने सवाल उठाया है कि वे किसके लिए खड़े हैं और उनकी राजनीति को चलाने वाले मूल्य क्या हैं, या वे केवल सत्ता पाने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में हैं। इसी तरह मुकुल रॉय के बारे में कहा गया है कि अब वे भाजपा की वॉशिंग मशीन में घुलकर साफ सुथरे हो गए हैं। विचारधारा के बजाय परिवार के महत्व के कारण तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को छोड़कर फिर वंशवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में चले गए। ये घुटन इसलिए नहीं थी कि उन्हें अपने अपने दल की विचारधारा रास नहीं आ रही थी, बल्कि वे अपने अंधकारमय भविष्य को लेकर परेशान थे। अगर उन्हें कायदे से महत्व मिल रहा होता, जहां थे वहीं जमे रहते। फिर जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता और मुकुल रॉय को बंगाल में नेता विपक्ष का पद मिल जाता, तो वे अपनी अपनी पार्टियों और उनके कर्ताधर्ता के गुण गा रहे होते। लेकिन उन दोनों नेताओं ने जो किया, इसका सारा दोष उन पर मर्द दोनों न्योचेतन नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, ये दोनों और इन जैसे तमाम नेता तो राजनीति में प्रचलित रीत नीति पर ही चल रहे हैं। आज सभी राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से संघर्ष कर रहे जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट दिए जा रहे हैं। राजनीतिक संघर्ष की पूंजी के बजाय चुनाव जीतने की संभावना और उसके साथ उम्मीदवार से मिलने वाले धन की अहमियत बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक दल अपराधियों को सांसद और विधायक बनाने से गुर्रेज नहीं कर रहे हैं। वहीं इस राजनीतिक पतन की शुरुआत भी कांग्रेस से ही होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के पद पर बैठना वह निर्णायक मोड़ है, जहां से भारतीय राजनीतिक में तमाम बुराइयों के पनपने की शुरुआत होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के मुकाबला करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक एक कर ऐसे काम किए जिनकी वजह से लोकतांत्रिक संस्थानों का क्षय शुरू हुआ। उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और राज्य सत्ता में भी। उनके बेटे संजय गांधी ने कांग्रेस में एक नई संस्कृति को ही जन्म दिया, जिसे संजय कल्चर कहा जाने लगा था। सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की और उसके बाद तो पार्टी इस संस्कृति की गिरफ्त में आ गई। अपराधियों और गुंडों को पार्टी में प्रमुखता दी जाने लगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी पार्टी के चुनिंदा लोगों और नौकरशाही के पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। यह वह दौर था जब कांग्रेस में चाटुकारिता सबसे बड़ा गुण माना जाने लगा। पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा के बजाय सुप्रीम नेता के आगे घुटने टेकना राजनीतिक शिष्टाचार में शामिल हो गया। आज भी कांग्रेस में वही सांस्कृतिक फल फूल रही है। वहीं पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी कोई नेता नहीं है। कांग्रेस की इस राजनीतिक संस्कृति से कोई दल अछूता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों ने खुद को बचाने के लिए दूसरी पार्टियों में शरण लेना शुरू किया। अब थोड़ा कम या ज्यादा उनकी व्याप्ति हर दल में है। वहीं वैसे भी इस पूरी बहस में बुनियादी सवाल यह है कि सिर्फ राजनीति में ही विचारधारा के लोप की बात क्यों की जा रही है। देश के जनमानस का समुच्चय ही उसके राष्ट्रीय मानस का निर्माण करता है। धन और नाम कमाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे आम आदमी की बात छोड़िए, उनमें नैतिक पतन हो तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब क्या कहेंगे जब पुलिस की सख्त ट्रेनिंग और अनुशासन में रहने वाले पुलिसकर्मी भी तत्काल लाभ के लिए अनैतिकता की हर गहराई नापने को तैयार हैं। उत्तराखंड में रविवार को 2 पुलिस कांस्टेबल को 8000 किग्रा से ज्यादा मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जाहिर है कि मौजूदा आर्थिक हैसियत से संतुष्ट होंगे और जल्द से जल्द अमीरों की श्रेणी में शामिल होंगे। वहीं इसी तरह एक और हालिया किस्सा पारस सिंह का भी है। अरुणाचल प्रदेश के राजनेता एवं पूर्व सांसद
नाइनांग एयरिंग को लेकर यूट्यूब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पारस को गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानत मिलने के बाद उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह सब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया था। जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा और नाम कमाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो सिर्फ राजनीति में पतन का आंसू क्यों बहाए जाए। वहीं आपको बता दें कि विचारधारा पर परिवार को प्राथमिकता हमेशा से मिलती रही है। विचारधारा पर परिवार प्राथमिकता के कारण शुरू हुआ राजनीति में नैतिक पतन का दौर भी। जी हां, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के पद पर बैठना वह निर्णायक मोड़ है जहां से भारतीय राजनीति में तमाम बुराइयों के पनपने की शुरुआत होती है। इंदिरा गांधी ने एक एक कर ऐसे काम किए जिनकी वजह से लोकतांत्रिक संस्थानों का क्षय शुरू हो गया। वहीं से पनपी ये विचारधारा अब तक चल रही है। हाल ही में जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और जिसको इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। जितिन प्रसाद को अपनी पार्टी में सही पद नहीं दी गई, इस वजह से जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी। अब बीजेपी उसका फायदा भरपूर तौर से उठाने की कोशिश कर रहा है। जितिन प्रसाद को अपने पार्टी में शामिल कर भाजपा अब उत्तर प्रदेश में होने वाली 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा है और जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जितिन प्रसाद को कोई अच्छे पद पर जरूर बिठाएगा, क्योंकि जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण हैं और वे ब्राह्मण समुदाय को सही तरीके से खुद की ओर आकर्षित कर सकते हैं और बीजेपी इसी पर अपना दाव चलेगी। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी से ब्राह्मण खासा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने ये दाव चला है और जिसके बाद जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद बीजेपी अब नए सिरे से यूपी में कार्य करेगी। ये वही राजनीति है जो कांग्रेस से पनपी है और अभी तक ये चल रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।